एक ऐसा देश सोचिए जहां पत्रकार सवाल पूछने से पहले डरते हो, जहां यूट्यूबर वीडियो अपलोड करने से पहले सोचे कि ये डिलीट ना हो जाए, जहां अदालत का आदेश सच की रक्षा करने के बजाय कॉर्पोरेट की ढाल बन जाए और जहां सरकार यह तय करे कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं। लेकिन यही आज का भारत है। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। कल सुबह आपकी आंखें खुले और मोबाइल स्क्रीन पर वही खबरें दिखाई दें जिन्हें सरकार ने मंजूरी दी हो। टीवी चैनल्स पर सिर्फ वही एंकर और पैनलिस्ट नजर आए जिनका काम सिर्फ सत्ता की तारीफ करना हो। आपके पसंदीदा यूट्यूबर के चैनल से अचानक सारे वीडियोस गायब हो जाए और जब आप अखबार खोले तो वहां सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के चमचमाते विज्ञापन और उनकी मुस्कुराती तस्वीरें छपी हो, तो क्या आपको यह किसी डिस्टोपियन फिल्म का सीन लगेगा या एक डरावनी हकीकत? अफसोस यह है कि यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि भारत में पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की आजादी की मौजूदा तस्वीर है। पिछले कुछ सालों में घटनाओं की एक लंबी कड़ी बनी हुई है, जहां अदालतों के आदेश, सरकारी नोटिस और पुलिस केस के जरिए पत्रकारिता को धीरे धीरे अपराध बना दिया गया है। शुरुआत करते हैं 6 सितंबर 2025 से। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने उस दिन एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार किया। अदालत ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के खिलाफ छपे और प्रसारित आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और वीडियोस को हटा दिया जाए। इसके तहत 3 वेबसाइट्स panjoy.in, adaniwatch.org और adanifiles.com.au को खास तौर पर चिन्हित किया गया। ये वेबसाइट्स लगातार अडानी समूह के कारोबार, उसकी नीतियों और विवादित सौदों पर रिपोर्टिंग करती रही थी। इन्हें चलाने वाले नाम थे परंजॉय गुआ ठाकुरता, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास कांत दास, आयुष जोशी और इनके साथ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे बॉब ब्राउन फाउंडेशन और गेटअप लिमिटेड। अदालत का आदेश था कि इन वेबसाइट्स की सामग्री हटाई जाए क्योंकि इसे असत्यापित और मानहानिकारक माना गया है और अगर तुरंत हटाना संभव ना हो तो 5 दिनों के भीतर यह काम पूरा हो। इतना ही नहीं, आईटी नियमों का हवाला देकर सोशल मीडिया कंपनियों जैसे ट्विटर, जो अब एक्स बन चुका है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आदेश दिया गया कि इन कंटेंट्स को 36 घंटों के भीतर हटा दिया जाए। अदालत का तर्क यह था कि पत्रकारों का मकसद सिर्फ अडानी की साख खराब करना है, ना कि सच्चाई सामने लाना। यहीं से सरकार ने खेल शुरू किया। अदालत के इस आदेश को आधार बनाकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 सितंबर 2025 को एक बड़ा नोटिस जारी किया। इसमें साफ कहा गया कि अडानी एंटरप्राइजेस पर बनी आलोचनात्मक सामग्री हटानी होगी। इस नोटिस में यूट्यूब के 138 वीडियो और इंस्टाग्राम के 83 पोस्ट की लिस्ट थी। इस लिस्ट में नाम शामिल थे देश के सबसे चर्चित पत्रकारों और स्वतंत्र क्रिएटर्स के, जैसे रवीश कुमार, ध्रुव राठी, आकाश बैनर्जी, अजीत अंजुम और दीपक शर्मा। लेकिन इन क्रिएटर्स के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ वह यह था कि उन्हें ना तो अदालत में बुलाया गया और ना ही अपना पक्ष रखने का मौका मिला। सीधे मेल आया, आपका कंटेंट हटाइए वरना प्लेटफॉर्म सरकार के कहने पर खुद डिलीट कर देगा। और गौर करने वाली बात तो यह है कि कोर्ट का आदेश 6 सितंबर को आया था, लेकिन इन क्रिएटर्स को इसकी जानकारी दी गई 16 सितंबर को, यानी अदालत को जवाब देने और अपील करने की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद, ताकि वे अपनी बात रख ही ना सके। रवीश कुमार ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि आज तो अडानी वीडियो टेक डाउन डे है। लेकिन यह पैटर्न सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं रहा। बिहार के बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड में मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चलाई गई। सरकार का दावा था कि इससे डुप्लीकेट नाम हटेंगे, मृत व्यक्तियों का नाम काटे जाएंगे और गैर निवासियों तथा कथित अवैध प्रवासियों के नाम हटाए जाएंगे। लेकिन जब पत्रकार अजीत अंजुम ने इस प्रक्रिया की जमीनी हकीकत दिखाई तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। उन्होंने रिपोर्टिंग में बताया कि दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, स्थानीय अधिकारियों का रवैया भेदभावपूर्ण था और कुछ खास समुदायों को टारगेट किया जा रहा था।
सवाल उठाना ही उनका अपराध बन गया और नतीजा यह हुआ कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाए गए कि उन्होंने सांप्रदायिकता भड़काई और सरकारी काम में बाधा डाली, यानी गड़बड़ी दिखाने वाला ही आरोपी बन गया। ऐसा ही एक और मामला सिद्दीकी कप्पन का है। अक्टूबर 2020 में हाथरस में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या हुई थी। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय रातों रात चोरी छिपे शव का अंतिम संस्कार ही कर दिया। उसी समय पत्रकार सिद्दीकी कप्पन वहां रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उनकी गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप था कि कप्पन का रिश्ता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है और वह हाथरस में दंगे भड़काने की साजिश कर रहे थे। उन पर यूएपीए की धारा 17 और 18, देशद्रोह की धारा 124A, 153A और 295A जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। यानी एक पत्रकार जो सिर्फ रिपोर्टिंग करने जा रहा था, वह अचानक आतंकवादी और देशद्रोही घोषित कर दिया गया। कप्पन कई साल जेल में रहे और आखिरकार सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और कहा कि इतने साल जेल में रखना गलत था। अगर इन तीनों मामलों जैसे अडानी टेकडाउन, अजीत अंजुम और सिद्दीकी कप्पन को एक साथ देखे तो एक बड़ा पैटर्न साफ दिखाई देता है। कभी अदालत का आदेश उठाकर पत्रकारों और यूट्यूबर्स की रिपोर्टिंग हटाई जाती है, कभी उनके खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराई जाती है और कभी उन्हें आतंकवाद और देशद्रोह की धाराओं में फंसाकर सालों जेल में डाल दिया जाता है। साफ है कि भारत में पत्रकार होना अब सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि खतरनाक हो गया है। अब असली सवाल ये है कि क्या अदालतें सच की जांच कर रही है या कॉर्पोरेट और सत्ता की ढाल बन चुकी है? क्या सरकार कोर्ट के आदेशों को हथियार बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोट रही है या रिपोर्टिंग करना अब अपराध है और पत्रकार होना देशद्रोही करार दिए जाने का दूसरा नाम है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर असली खबरें दबा दी गई तो लोकतंत्र कितना टिक पाएगा, क्योंकि तब जनता को वही दिखेगा जो सत्ता और कॉर्पोरेट दिखाना चाहेगा। लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि असलियत यह होगी कि जनता का टैक्स का पैसा अरबपतियों की जेब में जा रहा होगा, वोट की ताकत धीरे धीरे छीनी जा रही होगी और असहमति की हर आवाज अपराध मानी जाएगी। इसलिए खतरा सिर्फ पत्रकारों या यूट्यूबर्स तक सीमित नहीं है, खतरा सीधे जनता पर है, क्योंकि जब सच दबाया जाता है तो सबसे पहले जनता की आजादी, उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकार कुचले जाते हैं। तो अब सोचिए, आपको असली दिक्कत सच्चाई से है या उस व्यवस्था से जो आपको सच्चाई देखने ही नहीं देना चाहती। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर हमने आपको सच्चाई से रूबरू कराया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसी तमाम रोचक वीडियोस के लिए देखते रहिए बतंगड़।